हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीएससी पार्ट थर्ड के भौतिक शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनास्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो हम जानते हैं कि परमाणु में नाभिक की त्रिज्या लगभग 5 फर्मी की कोटि की होती है। फर्मी, एक फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या लगभग 5 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व माना जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता की कोटि प्लस माइनस नाभिक की त्रिज्या, जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हमारा ये नाभिक है, तो हमने कहा ये जो इसकी रेडियस है ये 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। तो इसके लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस नाभिक में कहीं भी स्थित होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता की कोटि जो होगी वो इस नाभिक के आकार के बराबर होगी या नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी। तो अर्थात स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻15 मीटर। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता, तो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था उसके अनुसार हम जानते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h×2 से कम नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हमने ये जो इक्वेशन है ये हमने लिखी। हमने कहा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी इक्वल्स टू h×2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, h× की वैल्यू 1.054 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो है 2 इंटू ये स्थिति में अनिश्चितता को हमने डिनोट कर दिया। तो हमने कहा डेल्टा पी की जो वैल्यू आई, डेल्टा पी इक्वल्स टू 1.054 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी इक्वल्स टू 1.054 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अतः इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग जो है संवेग में अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग किसके बराबर होगा? न्यूनतम संवेग उसमें अनिश्चितता के बराबर होगा। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग पी मिनिमम इक्वल्स टू संवेग में अनिश्चितता, इसके बराबर जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली है इसके बराबर हो गया 1.054 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आइंस्टीन के आपेक्षिकीय संवेग ऊर्जा सिद्धांत संबंध से इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा ई मिनिमम इक्वल्स टू √P मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0² सी की पावर 4। पी मिनिमम न्यूनतम संवेग, सी प्रकाश का वेग और m0 जो है ये इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा m0c² इक्वल्स टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं विराम ऊर्जा m0 इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसकी वैल्यू रख लेते हैं, c प्रकाश का वेग हम रख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमें आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा गतिज ऊर्जा की तुलना में नगण्य हो तो पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन m0² सी की पावर 4। तो इसके कंपैरिजन में ये जो टर्म है इसके कंपैरिजन में इस टर्म को हम नेग्लेक्ट करके और इसको छोड़ देते हैं। तो न्यूनतम ऊर्जा ई मिनिमम इक्वल्स टू पी मिनिमम सी, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास ऊर्जा आती है 3.162 × 10⁻⁻12 जूल या 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होनी चाहिए।
परंतु प्रयोगों द्वारा यह परीक्षित किया गया कि अस्थायी नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होती है। जब हम बीटा 6 एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो हम पाते हैं कि अस्थायी नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने कंसीडर किया, माना H परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति r दूरी की अनिश्चितता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता है वो r के बराबर होती है, अर्थात प्रोटॉन को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन कहीं भी स्थित हो सकता है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा हाइड्रोजन का हो गया, ये बीच में हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो हमने कहा अगर ये दूरी हम r मान लें तो इलेक्ट्रॉन इस पथ पर कहीं भी स्थित हो सकता है। तो हमने इसलिए मान लिया कि डेल्टा x स्थिति में अनिश्चितता जो है वो किसके बराबर होगी, वो r के बराबर। अतः प्रोटॉन को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन कहीं भी स्थित हो सकता है। अतः अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता कितनी हो गई, डेल्टा P इक्वल्स टू H क्रॉस बाई R। तो स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल जो है वो हमने H क्रॉस के बराबर मान लिया। जैसा हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में भी किया था कि सुविधा के लिए हम कई बार ये जो है H क्रॉस बाई 2 की जगह हम H क्रॉस भी काम में ले लेते हैं। अतएव परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संवेग कम से कम इस अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संवेग, न्यूनतम संवेग किसके बराबर होना चाहिए, अनिश्चितता की कोटि के बराबर होना चाहिए। तो संवेग P इक्वल्स टू H क्रॉस बाई 2 हम ज्ञात कर लेते हैं, P इक्वल्स टू H क्रॉस बाई R। अब हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करें तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा T इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। P की वैल्यू ये यहाँ से हम रख लेते हैं, तो गतिज ऊर्जा T इक्वल्स टू हो जाती है H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा V इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर अपॉन r होती है। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन r होती है। अतः कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों की वैल्यू, T की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, V की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली। तो ये हो गया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन r। परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा न्यूनतम होती है। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल हैं उनकी ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ये इसका विद रेस्पेक्ट टू r, एक बार इसका हम अवकलन कर लेते हैं तो अवकलन 0 प्राप्त होना चाहिए। तो हमने इसको हल किया, एक बार इसका अवकलन किया, ठीक है। ये आर स्क्वायर नीचे है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -2 अपॉन आर क्यूब, -2 अपॉन आर क्यूब। और इस यहाँ नीचे आर है, 1 अपॉन आर का -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया -2 H क्रॉस स्क्वायर, ये टर्म है ये हमारी H क्रॉस स्क्वायर होगी। यहाँ हमने क्यूब लिखा है, ये 2 के बराबर होगी अपॉन 2mr क्यूब प्लस के स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, तो r इक्वल्स टू H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 के एम ई स्क्वायर हमें प्राप्त होता है इक्वल्स टू A0। ये जो A0 है इसको हम बोर रेडियस भी कहते हैं। तो अर्थात r का न्यूनतम मान A0 बोहर त्रिज्या कहलाता है। H परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली r इक्वल्स टू A0, ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ रख लेते हैं इस इक्वेशन में। ये जो एनर्जी हमने लिखी है इसमें रख लेते हैं। यहाँ जब हम रखते हैं तो E मिनिमम इक्वल्स टू H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m A नोट स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन A नोट।
नोट का A0 का मान हम यहाँ से रख लेते हैं। ये जो हमने A0 लिखा है इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं। जब हम इसे हल करते हैं तो देखिए के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 स्क्वायर स्क्वायर एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 एच क्रॉस स्क्वायर, ये हमने वैल्यू रख ली। जब हम इसे हल करते हैं तो जूल में हमारे पास एनर्जी आती है -2.174 इंटू 10⁻⁻18 जूल। यदि इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो एनर्जी हमारे पास आती है ई मिनिमम इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई मिनिमम जो है वो हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा को व्यक्त करता है, ऋणात्मक मान परमाणु के स्थायित्व को दर्शाता है। ठीक है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये इस हाइड्रोजन परमाणु के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को डिनोट करती है। तीसरा जो है इसका एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन है सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हम जानते हैं जब कोई कण सरल आवर्त दोलन करता है तो उसकी कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू px² अपॉन 2m प्लस 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर होती है। px मोमेंटम, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा होगी इसकी जो दोलक है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑक्सीलेटर की काइनेटिक एनर्जी। और ये जो सेकंड टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ m कण का द्रव्यमान, ओमेगा 0 दोलन की मूल आवर्ती कहलाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये m जो है ये मास हो गया, और ओमेगा 0 जो है दोलक की मूल आवर्ती फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। माना आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति x तथा संवेग px में कम से कम उसमें अनिश्चितताओं की कोटि क्रमशः डेल्टा x डेल्टा px के बराबर होनी चाहिए। तो x स्थिति x और संवेग px में कम से कम जो है की वैल्यू जो है वो उनकी अनिश्चितताओं की कोटि डेल्टा x और डेल्टा px के बराबर होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर की बात करें तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए मोमेंटम हमने न्यूनतम लिया और स्थिति भी हम न्यूनतम ले रहे हैं, तो संवेग न्यूनतम तथा स्थिति न्यूनतम उनमें अनिश्चितताओं की कोटि के बराबर होनी चाहिए। अतः न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, तो हमने लिखा ई मिनिमम इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स संवेग में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने पी एक्स के स्थान पर डेल्टा एक्स और एक्स के स्थान पर डेल्टा एक्स हमने ले लिया। पी एक्स के स्थान पर डेल्टा पी एक्स और एक्स के स्थान पर डेल्टा एक्स का उपयोग हम करते हैं। तो हमने इसे, ये इक्वेशन हमने लिख ली। तो ये जो है ई मिनिमम ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली। तो हमने डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकाली, डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। ये इस इक्वेशन में रखने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो ई मिनिमम इक्वल्स टू 1/2 1/4 जो यहाँ से आएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एम ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। ई के न्यूनतम मान के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने इस समीकरण का ये समीकरण है हमारी ये वाली, इसका विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स एक बार हम अवकलन कर लेते हैं, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमने कहा और सॉल्व किया तो डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2 एम ओमेगा 0 हमें प्राप्त होती है। ये डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये इस समीकरण में हम प्लेस कर लेते हैं। इस समीकरण में प्लेस करते हैं तो ई मिनिमम इक्वल्स टू 1/2 जो बाहर था एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डॉट, अब नीचे है 1 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ये जो टर्म है इसको
इन्वर्स करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2m ओमेगा जीरो स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर प्लस m ओमेगा जीरो स्क्वायर एच क्रॉस 2m ओमेगा जीरो स्क्वायर। इसको हल करें, हल किया तो एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, तो वैल्यू जो बची हमारे पास ये कैंसिल हो गया। सॉरी, ये यहाँ ये जो टर्म है यहाँ सिर्फ एच क्रॉस आएगा, तो एक एच क्रॉस बचा, तो ये हो गया 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर एच क्रॉस ओमेगा और ये 1/2, तो ये हो गया 1/2 एच क्रॉस ओमेगा जीरो। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सरल आवर्त दोलक की शून्य बिंदु ऊर्जा या ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मान 1/2 एच क्रॉस ओमेगा होता है। अब जो इसका फोर्थ एप्लीकेशन है वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्तेजित अवस्था में कुछ क्षण ठहरकर पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। जितने समय में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित स्तर में ठहरता है वह औसत समय ऊर्जा स्तर का जीवन काल कहलाता है। तो हम कह रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जैसे हमने कहा, मान लीजिए ये दो एनर्जी लेवल है, ये हमारा निम्न ऊर्जा स्तर है, ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर है। इससे जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ट्रांजिशन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कहाँ चला गया, हायर स्टेट में चला गया, तो कुछ क्षण हायर स्टेट में ठहरता है और फिर वापस कहाँ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित स्तर में ठहरता है, जितने समय तक इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरा, ये जो हायर एनर्जी लेवल है इसमें जितने टाइम ठहरता है वह औसत समय ऊर्जा स्तर का जीवन काल कहलाता है, लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है 10⁻⁸ सेकेंड का। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में उसके ठहरने का समय लगभग 10⁻⁸ सेकेंड होता है। ऊर्जा स्तर के सामान्यतः ऊर्जा स्तर का जीवन काल टो इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकेंड प्राप्त होता है। यदि उत्तेजित स्तर की ऊर्जा का परिकलन करना चाहिए तो कम से कम ऊर्जा स्तर के जीवन काल के बराबर समय तक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन समय में अनिश्चितता बनी रहेगी। तो हम कह रहे हैं ऊर्जा स्तर के जीवन काल के बराबर समय तक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन समय में अनिश्चितता बनी रहेगी। डेल्टा टी जो हो गया, समय में अनिश्चितता जो हो गई वो कितनी हो गई, 10⁻⁸ सेकेंड हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उत्तेजित ऊर्जा स्तर के ऊर्जा के निर्धारण में डेल्टा ई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच क्रॉस 2 डेल्टा टी की अनिश्चितता आ जाएगी। तो जो ऊर्जा में अनिश्चितता है, ऊर्जा स्तर के ऊर्जा में जो अनिश्चितता है डेल्टा ई, ये लगभग बराबर होता है एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी के। अतः उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी। एच क्रॉस और डेल्टा टी की वैल्यू हमने लिख ली। डेल्टा टी हमने अभी ऊपर बताया था आपको, डेल्टा टी जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा टी 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज़ रखी, डेल्टा ई हमने लिखा, तो डेल्टा ई हमारे पास आ गया 3.3 गुणा 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस ऊर्जा स्तर में की ऊर्जा में अनिश्चितता के कारण उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में यह स्वाभाविक विस्तार होता है। परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा में डेल्टा ई का विस्तार पाया जाता है। तो ये जो डेल्टा ई हमने वैल्यू निकाली है ये इसके बराबर विस्तार होता है। अब यदि हमें जिसके कारण फोटोन की आवृत्ति डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमने रख ली 1/4 डेल्टा टी। इसको यदि हम सोल्व करें तो डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू 7.96 × 10⁻⁶ सेकेंड
इन्वर्स का स्वाभाविक विस्तार आता है। परिणाम स्वरूप उत्तेजित परमाणु कभी भी एकल आवर्ती के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि न्यू से न्यू माइनस डेल न्यू तथा न्यू प्लस डेल न्यू आवर्ती परास में फोटोन उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वर्णक्रम रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार जो है, उनमें हम विस्तार ये इस आवर्ती डेल्टा न्यू आवर्ती का विस्तार जो है वो हमें प्राप्त होता है।